नमस्कार। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। और जैसा कि हम लोग पहले लाइफ प्रोसेसेस में दो लाइफ प्रोसेसेस जो है इम्पोर्टेंट हम लोग पढ़ चुके हैं, और वो है उसमें न्यूट्रिशन और रेस्पायरेशन। ये दोनों में हम लोग देखे कि जो डाइजेशन हो रहा है, मतलब कि न्यूट्रिशन के लिए उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है उसका ट्रांसपोर्टेशन कहीं ना कहीं उसमें हो रहा था ब्लड वेजल्स के थ्रू। वो जाएगा, मतलब एब्सॉर्प्शन के बाद वो डायरेक्ट हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाएगा। इस तरह से हम लोग रिस्पायरेशन में भी देखें कि वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये दोनों का जो एक्सचेंज हो रहा था, तो उसके बाद गैसियस एक्सचेंज के बाद देखे हम लोग कि उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था आरबीसी के थ्रू। उसमें हेमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करके एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम कर रहा था, मतलब कि फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो ये जो है ट्रांसपोर्टेशन कहीं न कहीं ये जरूरी है। हम लोग और भी जो आगे पढ़ेंगे इसमें जो लाइफ प्रोसेसेस है उन सबों में भी हम लोग देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि एक्सक्रेशन, मतलब कि एक्सक्रेटरी वेस्ट जो होगा, एक्सक्रेशन का मतलब होता है हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना। तो ये भी एक जो है वो इसके ही थ्रू होगा। फिर हमारे शरीर में जो है इंडोक्राइन सिस्टम का देखेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बाद में देखेंगे। तो उसमें भी देखेंगे कि ये जो है हार्मोन्स का सेक्रेशन करेगा, और वो भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के द्वारा ही इधर से उधर होगा। और इसमें जो है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो भी इसका फंक्शन है वो सारा कुछ जो है वो एक इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये प्रोसेस जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है ट्रांसपोर्टेशन। जैसे अभी हम लोगों के पास समस्या आ गई है कि अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम लोग को कहीं भी आना जाना है तो बहुत ही ज़्यादा समस्या हो गई है। अपने घर से भी बाहर निकलना है, कुछ सामान लाना है, तो जिस तरह से हम लोग रिक्शा टेम्पू लेके आते थे, या कहीं दूर जाना है तो बस ट्रेन से जाते थे, एरोप्लेन से जाते थे, तो अभी जितना भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है हम लोगों का वो सब बंद हो चुका है। और इसी तरह से यहाँ पर भी जो है हमारे शरीर का यदि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो बंद हो जाएगा तो आदमी का जो है वो जिंदा रहना संभव नहीं है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखें कि ये जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है हमारे शरीर में उसको कहा जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये हमारे शरीर में सर्कुलेट होते रहता है, मतलब कि इसमें जो है वो कहीं न एक जगह से दूसरे जगह वो जाते रहता है, और ये क्लोज्ड सिस्टम है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैसे ये काम करता है, पूरा फंक्शन जो है हम लोगों का वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखें कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन है इसको हम कह सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसमें सबसे पहले हम लोग जानें कि उसका काम क्या है। सर्कुलेटरी सिस्टम में जैसे रिस्पायरेटरी फंक्शन इसका जो है, तो सबसे पहला रिस्पायरेटरी फंक्शन को हम लोग देखे थे कि उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन जो है ये करने का काम इसके ही द्वारा होगा। और दूसरा है एक्सक्रेटरी फंक्शन, मतलब कि कहीं पर जो बन रहा है कुछ वेस्ट मटेरियल उसका ट्रांसपोर्टेशन भी जो है इसी के थ्रू होगा। और कुछ जो है प्रोटेक्शन के लिए भी काम करेगा, जैसे WBC ये जो है हमारे शरीर में बनाएगा, एंटीबॉडी बनाने का काम करता है, और वो जो है अपने खुद भी इंगल्फ करके बैक्टीरिया वायरस को वो जो है मार भगाता है, और नहीं तो फिर वो जो है एंटीबॉडी बना के और ये जो है मारने का काम करता है, मार भगाने का काम करता है। और इसके अलावा हमारे शरीर में जो देखे थे कि न्यूट्रिशन जो होता है वो भी इसी के थ्रू, मतलब कि हम लोग जो भोजन किए वो यहाँ डाइजेशन तो हो गया, और वो डाइजेस्टेड मटेरियल्स जो है
उसको हर सेल तक पहुंचाने का काम भी ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम करेगा, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम करेगा। और इसमें जो है हमारे शरीर का रेगुलेशन, टेम्परेचर का रेगुलेशन, क्योंकि हम लोग जो है वो इंडोथर्मिक एनिमल्स हैं, मतलब कि और हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल हैं, तो यहाँ पर हम लोग का बॉडी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है, 37 के आसपास बनाए रखने की आवश्यकता होती है। और इसका जो है टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करने के लिए भी सर्कुलेटरी सिस्टम का बड़ा ही मुख्य रोल होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बॉडी का जो टेम्परेचर है उस सबको रेगुलेट करने का भी काम ये कर रहा है। इसके अलावा जो हम बताया कि इंडोक्राइन सिस्टम से, मतलब कि वो हार्मोन, इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं और एक्सोक्राइन, दो तरह का ग्लैंड्स हम लोग जानते हैं। तो वो जो है इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो अपना सेक्रेशन डायरेक्टली ब्लड में पॉर करता है, छोड़ता है, वो जो है वो इधर से उधर ट्रांसपोर्टेड होगा, मतलब कि अपना टारगेट साइट पर वो जाएगा किसके थ्रू, ये जो है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होगा, मतलब कि यहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होगा। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो है सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन सा महत्वपूर्ण यहाँ पार्ट होगा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट देखिए, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ब्लड वेजल्स और हार्ट, ये तीन है, ब्लड वेजल्स और हार्ट। और हम लोग बारी बारी से इसे समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा भी एक और होता है हमारे शरीर में, लिम्फेटिक सिस्टम, वो भी जो है सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ साथ चलने वाला ही वो भी एक है। और सारा मटेरियल्स जो है ब्लड में जो है वही लिम्फ में भी पाया जाता है, सिर्फ आरबीसी को छोड़कर। और उसका भी फंक्शन जो है वो होगा, यहाँ प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है उसमें। तो इस तरह से हम लोग उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि ये जो है ब्लड क्या है, और फिर ब्लड वेजल्स क्या हैं, फिर हार्ट, इन सबों का फंक्शन हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखें, ये जो ब्लड है इसमें कुछ जो मटेरियल्स दिख रहा है आपको, यहाँ जो ये डॉट डॉट देख रहे हैं ये सब छोटा छोटा, तो यहाँ इसको हम कहेंगे ये है प्लाज्मा। प्लाज्मा ये क्या है, फ्लूइड पार्ट। प्लाज्मा जो है वो हम ब्लड का फ्लूइड पार्ट कहलाएगा प्लाज्मा। ये सॉल्युबल होगा, इधर पार्ट जो है वो इसमें बहुत सा, मतलब कि ये जो है प्रोटीन, एंजाइम्स, साल्ट, ये सारा कुछ इसमें न्यूट्रिएंट्स होगा। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी इसमें होंगे, साल्ट है, प्रोटीन, ये सब कुछ इसमें पाया जाएगा। अब हम लोग देखें कि प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है। तो प्लाज्मा का जो कंपोजिशन देखेंगे तो इसमें जो है 95, ये जो है 90 से 95% तक इसमें जो है वो वाटर होता है। 90 से लेके और 95% तक इसमें वाटर होगा। ये अलग अलग, जैसे कुछ जो है वो एडल्ट में थोड़ा सा, फिर ये जो है मेन और वोमेन में अलग अलग होगा, फिर छोटे बच्चे हैं तो उनमें सब में अलग अलग ये जो है कंपोजिशन थोड़ा सा होता है। और ये जो है वाटर, इसमें सबसे मेजर पार्ट वाटर है। इसके अलावा इसमें रहेगा न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और प्रोटीन मिलेगा, प्रोटीन होगा, और इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब भी होगा, CO2 एंड O2, ये इसमें जो है कंटेंट इसका होगा। ये प्लाज्मा का कंटेंट है। यहाँ पर प्लाज्मा में हम लोग देखेंगे कि ये जो है प्लाज्मा में अब वाटर के अलावा जो है वो है फाइब्रिनोजेन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ये सब भी इसमें पाया जाएगा। फाइब्रिनोजेन, एल्बुमिन, ये जो है इसमें एल्बुमिन पाया जाएगा।
एल्बुमिन। और एक और देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण इसमें है ये जो है ग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन इसको कहा जाता है, ग्लोबुलिन या इसको कहेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन। ये सब मटेरियल्स इसमें प्लाज्मा में पाया जाएगा। और यहाँ पर ये जो है प्लाज्मा मतलब यहाँ फ्लूइड पार्ट ये है, और ये लगभग टोटल का 55%, ये जो है टोटल ब्लड वॉल्यूम का 55% यहाँ प्लाज्मा होगा। ब्लड में 55% प्लाज्मा है। और इसके बाद ये जो 45 है वो सेलुलर पार्ट कहलाएगा, मतलब ये जो है फ्लूइड पार्ट हो गया, और इसमें होगा ये जो है सेलुलर पार्ट, ये 45% इधर हो गया। तो ये जो है 45%, ये हम लोग यहां पर देखें कि प्लाज्मा में ये सब कितना कंटेंट है इसमें हम लोग देखें। और इसके अलावा हम लोग इसमें देखेंगे कि ये आरबीसी है, आरबीसी, ये है डब्ल्यूबीसी, और ये है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। तो अब यहां पर आरबीसी अकेले ये जो है टोटल ब्लड वॉल्यूम का यहां पर 45, ये जो है ये 44% ये होगा, 45% यहां हुआ, तो ये 40% अकेला ये जो है आरबीसी होगा, और ये दोनों डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मिला के 1%। ये जो है बहुत ही कम अमाउंट में होगा। सबसे ज्यादा आरबीसी का कंटेंट इसमें पाया जाएगा। आरबीसी हो गया 44%, डब्ल्यूबीसी हो गया, और प्लेटलेट्स। अब हम लोग यहाँ पर बारी बारी से इन सबों के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। आरबीसी जो है उसको कहा जाता है इरिथ्रोसाइट। ये जो है आरबीसी ये है इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी जो है वो कहलाएगा ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ये हो गया इरिथ्रोसाइट्स, ये हो गया ल्यूकोसाइट्स, और इसको कहेंगे थ्रोम्बोसाइट्स। ये तीनों जो है वो सेलुलर पार्ट और ये फ्लूइड पार्ट कहलाएगा। इन तीनों यहाँ जो है इसको मिला के ये वाला हो गया यहाँ सेलुलर, सेलुलर पार्ट, और ये वाला जो है प्लाज्मा वाला ये सब क्या कहलाएगा, इधर हो गया इसमें फ्लूइड पार्ट। ये जो है फ्लूइड पार्ट कहलाएगा, यहाँ सेलुलर पार्ट और ये फ्लूइड पार्ट। यहाँ पर दो हो गया ब्लड में। हम लोग यहाँ देखें। अब यहाँ पर आरबीसी का क्या काम है वो हम लोग पहले रिस्पायरेशन में समझ लिए थे कि आरबीसी में एक होता है हीमोग्लोबिन, और वो हीमोग्लोबिन का काम क्या है, वो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। और उस पर होता है ये जो है हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी पर, तो वो उसका हम लोग देखेंगे उसके कारण ही यहाँ पर ब्लड का जो है वो रंग लाल होता है। तो ये ब्लड का रंग लाल कैसे होता है, क्योंकि इसमें आयरन का ऑक्साइड पाया जाता है, और ये इसको रेड कलर देने का काम करता है। अब हम लोग यहाँ देखें डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी जो है उसमें होगा दो पार्ट, एक होगा ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स का मतलब होता है कि अगर हम उसको देखें अगर हम लोग डब्ल्यूबीसी को देखें तो वो दो तरह का दिखेगा। ऐसे तो इसका शेप
अलग अलग नहीं होता है, मतलब ये जो है अलग अलग, सॉरी, इसका शेप जो है वो अलग अलग होगा, इसका जो है अमीबॉइड शेप भी होगा। तो हम लोग इसको दो तरह से समझें कि एक है ग्रैनुलोसाइट्स, ऊपर से यहां पर देखेंगे ये दानेदार, इसको कहेंगे ग्रैनुलोसाइट्स, और ये जो है ए ग्रैनुलोसाइट्स है। तो यहां पर ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट में हम लोग थोड़ा सा अंतर देखें कि जिसमें ग्रैन्यूल्स मतलब छोटा छोटा दाना जैसा ये दिख रहा है, और इसमें जो है वो दानेदार ऊपर से नहीं दिख रहा है। मतलब कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में देखेंगे तो ये WBC जो है, WBC का ये जो है वो दो टाइप, ब्रॉडली ये दो टाइप का होगा WBC, और इसमें हम लोग देखेंगे कि एक है ग्रैनुलोसाइट्स और दूसरा ए ग्रैनुलोसाइट होगा। अब इसमें ए ग्रैनुलोसाइट्स जो है उसको देखेंगे कि ये कितने टाइप का होता है और ग्रैनुलोसाइट कितने टाइप का होता है। तो ए ग्रैनुलोसाइट्स जो है वो दो टाइप का होगा, और WBC में ये जो है बहुत ही कम कंटेंट है। ये जो है पूरे ब्लड में हम यदि देखें इसको तो यहाँ पर जो है वो RBC के जो है अपेक्षा ये बहुत ही कम होता है। मतलब कि उसमें देखेंगे 4 से 5 मिलियन, RBC जो है वो 4 से 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब में ये होगा, और WBC जो है वो 6 से 9,000 पर मिलीमीटर क्यूब ये होगा। क्यूबिक में देखेंगे इसको तो यहाँ ब्लड का वॉल्यूम में मात्र 6 से 9,000 ही पाया जाएगा। तो अब ये देखेंगे WBC में ये जो है ल्यूकोसाइट्स, WBC या व्हाइट ब्लड कार्पसूल्स भी इसको कहा जाता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि एक होता है इसमें ए ग्रैनुलोसाइट्स, ए ग्रैनुलोसाइट्स। अब इसमें ए ग्रैनुलोसाइट्स जो है वो होगा दो तरह का, और एक है इसमें लिम्फोसाइट्स और एक है मोनोसाइट्स। अब इसका परसेंटेज यदि देखा जाए तो 30 to 35, ये 30 से 35% होगा, और ये जो मोनोसाइट है ये इसका परसेंटेज बहुत ही कम होता है, 3 to 7% होगा। अब हम लोग देखें ये ग्रैनुलोसाइट्स, मतलब कि ये जो WBC है उसका अब टाइप हम लोग देख रहे हैं, ये 5 प्रकार का होगा, और दूसरा जो है ग्रैनुलोसाइट होगा, ये जो है इसका 3 टाइप्स होगा, और इसमें है न्यूट्रोफिल्स, फिर है बेसोफिल्स, और इसमें इस्नोफिल्स। अब ये न्यूट्रोफिल्स जो है वो होगा इसमें सबसे अधिक 55 to 60% इसमें होगा, और ये जो है बेसोफिल्स 2 to 5% होगा, और एस्नोफिल 0 से 1% होगा। सबसे कम इसमें एस्नोफिल ही पाया जाता है। अब हम लोग यहाँ पर इन सबों के बारे में देखें कि इसका परसेंटेज जो है वो कितना होता है, इस सब के बारे में इसमें हम लोग 9th क्लास में भी थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लिए थे ब्लड के बारे में कि ये क्या है। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव उसको कहते हैं, और लिम्फ के बारे में भी हम लोग जाने थे। तो ये हो गया इसका WBC जो है वो होगा ए ग्रैनुलोसाइट और ग्रैनुलोसाइट्स दो टाइप का हो गया, और यहाँ पर लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और
इस्नोफिल। हम लोग कभी देखे होंगे ब्लड का, यदि आप देखेंगे कुछ रिपोर्ट, उसमें TCDC दिया हुआ रहता है, मतलब टोटल काउंट लिखा हुआ रहेगा। डॉक्टर साहब जब लिखते हैं तो टोटल काउंट लिख देते हैं ब्लड का, तो उसमें पता चल जाएगा कि ये जो है कितना, ये सब कुछ दिया हुआ रहेगा उसमें कि ये लिम्फोसाइट कितना है, मोनोसाइट्स कितना है, ये 5 का काउंट दिया हुआ रहेगा और बगल में लिखा हुआ रहेगा कि WBC आपका कितना है। यदि 6 से 9,000 से यदि ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे शरीर में ये जो है कहीं न कहीं कुछ इन्फेक्शन है। जैसे कि अगर आप रोड पर एक दो सुरक्षा बल को देख लें तो लगेगा कि चलिए ये सुरक्षित जगह है, हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं जा रहे हैं, हमारी सुरक्षा के लिए ये खड़े हैं। लेकिन यदि आप देखें कि पूरे रोड पर बहुत ज्यादा पुलिस भरी हुई है, सुरक्षा बल तैनात हैं, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कुछ जरूर गड़बड़ हुआ है या होने वाला है। वैसे ही ठीक हमारे शरीर में WBC जो है वो प्रोटेक्टिव फंक्शन वाला है, और ये जो है वो अगर ज्यादा बढ़ा हुआ है इसका मतलब है कि हमारे शरीर में कहीं न कहीं कुछ जरूर गड़बड़ हुआ है, मतलब कि इन्फेक्शन कहीं न कहीं हुआ है, जिसके कारण ही ये जो है WBC बढ़ा हुआ है। मतलब कि कोई यदि इन्फेक्शियस डिजीज हो जाए तो WBC का वहां जो है ब्लड में बढ़ा हुआ कंटेंट मिलेगा। अब हम लोग आगे देखें, तीसरा जो है ये तो हो गया सेकेंड WBC टाइप का, और ये जो ब्लड जो सेलुलर पार्ट है उसका हम लोग देखें। अब है तीसरा प्लेटलेट्स, वो भी बहुत ही जरूरी है और उसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स जो है वो फ्रैगमेंट ऑफ सेल है, मतलब कि ये जो है ये बनता है बोन मैरो में, जो है वो मेगा कैरियोट्स, मतलब वो जो है वो बड़ा बड़ा सेल का फ्रैगमेंट्स यहां पर होगा। ये तीसरा टाइप का, इसमें जो है ये होगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, और ये थ्रोम्बोसाइट्स जो है वो छोटा छोटा फ्रैगमेंट्स होगा। और इसका काम क्या है, ये जो है ये यहाँ ब्लड में जैसे ही कहीं पर इंजरी हो जाती है बॉडी में, तो वहां से देखे होंगे ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। मतलब कि वहां ब्लड वेजल्स जो हैं वो यदि कहीं कट जाए, छिल जाए, तो वहां से निकलना शुरू हो जाता है ब्लड, और वो जो है ब्लड को रोकने का काम इसका है। यदि ये प्लेटलेट्स ना हो, जैसे कि देखे होंगे कि कभी कभी सुने होंगे डेंगू वाला में बीमारी में कि जो है प्लेटलेट्स का अभाव हो जाता है, और प्लेटलेट्स का यदि अभाव हो जाएगा तो उसमें इंटरनल ब्लीडिंग भी होना शुरू हो जाएगा, तो वो रुकेगा नहीं। तो ये प्लेटलेट्स का काम है, जहां भी कोई ब्लड वेजल्स में थोड़ा सा भी कट हो गया तो उस जगह पर ये जाके थ्रोम्बोसाइट्स जो है, इसके अलावा और भी जो है कोगुलेशन, ब्लड का थक्का जमना ब्लड कोगुलेशन कहलाता है, क्लॉटिंग कहलाता है। तो क्लॉटिंग के लिए ये जो है इसमें जाएगा फाइब्रिनोजेन, खास तरह का वो प्रोटीन होता है, ये पहुंचेगा, और प्लस यहाँ पर जो है वो प्लेटलेट्स पहुंचेगा, और इधर से जो RBC ये सब जा रहा है वो यहाँ पर इसमें जाल जैसा होके और इसमें फंसते चला जाएगा, और यहाँ पर इसको ये पैक कर देगा, ब्लड वेजल्स को वहां पैक करने का काम करता है, और ये रोक देगा ब्लीडिंग को, ये जो है वो बंद कर देगा। इस तरह से करके ये प्लेटलेट्स हमारे शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इसका मात्र एक फंक्शन है कि जो ये ब्लड का क्लॉटिंग में ये जो है वो फायदा पहुंचाता है। इस तरह से हम लोग देखें आज ये ब्लड के बारे में कुछ जाने थोड़ा सा। अब हम लोग देखें इसमें ब्लड वेजल्स के बारे में। ये जो दूसरा मेन पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो है ब्लड वेजल्स। ब्लड वेजल्स जो है ये 3 तरह का होगा, और कौन कौन होगा? आर्टरी, ये आर्टरी जो है वो सबसे
आर्टरी सबसे महत्वपूर्ण कहेंगे इसको, इसलिए कि ये पूरे शरीर में ले जाने का काम करता है ब्लड को। और है दूसरा वेन्स, और तीसरा जो है वो है कैपिलरीज। तो ये आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज। अब हम लोग यहां देखें कि ये आर्टरी कैसा होता है, इसका क्या फंक्शन है। तो आर्टरी जो है वो थोड़ा सा, इसका जो वाल होता है आर्टरी का वो थोड़ा मोटा होता है ये, और इसमें मसल्स होते हैं, मतलब ये मस्कुलर होता है। हम लोग अनुभव किए होंगे यहाँ पर पल्स, ये जो है आपका ये जो है थंब के नीचे आएंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं पल्स बीट को हम लोग समझ सकते हैं। ये जो है थोड़ा सा इसको दबाएंगे अपने 3 अंगुलियों से, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जैसे हार्ट बीट यहाँ होता है तो यहाँ पर पल्स बीट भी उसी समय होगा, मतलब कि हार्ट रेट और पल्स रेट दोनों सेम होता है। तो इसमें जो है मस्कुलर वाल होता है इसका, और हर जगह ये मान के चलिए कि हर जगह ये पंपिंग एक्शन करते हुए आगे की ओर बढ़ता है। और इसमें ब्लड जो है वो होता है हाई प्रेशर से वो आगे जाएगा, ब्लड जो है इसमें वो हाई प्रेशर से जाएगा, मतलब आर्टरी का जो दीवार है वो थोड़ा मस्कुलर होगा और ये ठीक होगा, ठीक वाल होगा और ये मस्कुलर होगा। वेन का जो है वो दीवार पतला होगा और ये जो है मस्कुलर नहीं होता है। अब चूंकि इसमें जो है ब्लड हाई प्रेशर से जाता है और इसमें इसके अपेक्षा लो प्रेशर से ये ब्लड जाएगा। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है वाल्व पाया जाता है, बीच में इसमें वाल्व, मतलब कि ये जो है इस तरह से जा रहा है तो ऊपर की ओर इसमें ये आगे की ओर जाएगा, लेकिन वापस इसमें ब्लड जो है वो नहीं आ पाएगा। और ये वेन जो है ऊपर होता है सुपरफिशियल पार्ट, जैसे यहां पर देख रहे होंगे इसमें जो है वो वेन थोड़ा सा भी ऐसे हाथ कर लेंगे तो ये जो है थोड़ा सा करने पर ये दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ये सब जो दिख रहा है तो इसमें ये वेन दिख रहा है, और अंदर वाला जो है वो यहाँ पर आर्टरी, वो जो है थोड़ा सा डीप में होगा और ये जो है सुपरफिशियल होगा, मतलब ऊपर की ओर ये होगा, स्किन से जस्ट नीचे देखे होंगे। डॉक्टर जो इन्फ्यूजन लगाते हैं ब्लड जो है निकालने के लिए, या अगर किसी को सेलाइन करना है, पानी चढ़ाना है या इंजेक्शन देना है तो ये वेन में दिया जाता है। इंट्रावेनस लिखा हुआ रहता है, इंट्रावेनस इंजेक्शन पर लिखा हुआ रहेगा। तो इस तरह से ये जो है वेन हो गया। और वेन और आर्टरी को जोड़ने के लिए ये कैपिलरीज होगा, मतलब कि यहां वेन से छोटा छोटा होगा वेन्यूल्स, वेन से इधर से जो आ रहा है ये छोटा छोटा होते होते ब्रांच होते होते पतला होगा, और इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो है इस तरह से करके वो बहुत ही पतला यहाँ होना शुरू हो जाएगा। इसका जो ब्लड वेजल्स है तो ये कैपिलरीज इस तरह से होके और ये सब टिश्यू तक पहुंचाने का काम ये करेगा। मतलब यहां पर हो गया, ये हो गया आर्टरी, फिर उसके बाद आर्ट्रियोल्स, और यहां हो गया ये सब मिलके कैपिलरीज बनाएगा। ये आर्टरी, ये जो है आर्ट्रियोल, आर्टरी से हो जाएगा आर्ट्रियोल्स, ये जो है यहां आर्ट्रियोल्स, ये आर्ट्रियोल हो गया, और ये हो गया कैपिलरी, कैपिलरीज। अब फिर ये कैपिलरीज जो है यहां, अब जब ये टिश्यू से जब बाहर निकलेगा तब यहां से अब ये धीरे 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 जो है वो अब फिर इसमें अब जुड़ते चला जाएगा। अब ये जो है आगे बढ़ेगा तो इसमें अब यहां नया नया जो ब्रांचिंग है, देखिए ये ब्रांचिंग इधर आके फिर अब एक होना शुरू हो जाएगा इस तरह से करके, और ये सब ब्रांचिंग से होते हुए ये एक आ जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ भी एक कैपिलरी है,
इसके बाद ये जो छोटा छोटा भेन से जो बनेगा उसको कहेंगे भेन्यूल्स। ये भेन्यूल्स में बदल गया और भेन्यूल्स जो है फिर उसके बाद यहां भेन में बदल गया। तो ये जो है कैपिलरी, यहां पर ये बीच वाला जो काम जो हुआ ये कैपिलरीज का हुआ। तो ये जो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बना हुआ है बहुत ही फाइन, वेरी फाइन स्ट्रक्चर को कहेंगे ये आर्टरी, ये सॉरी कैपिलरीज कहलाएगा। ये आर्टरी से आर्ट्रियोल्स और आर्ट्रियोल से यहां पर ये जो है कैपिलरी, और फिर कैपिलरी से वेन्यूल्स और वेन्यूल से फिर भेन, और ये जो है भेन आगे बढ़ के और मेन भेन हो जाएगा और मेन भेन जो है वो जुड़ेगा जाके। तो इस तरह से ये भेना कावा कहलाएगा। यहाँ पर ये मेन जो है वो भेना कावा और आर्टरीज, तो ये जो है एरोटा कहलाएगा। ये हार्ट से जाके जुड़ेगा, मतलब कि ये लाने का काम करेगा और ये ले जाने का काम करेगा। तो इस तरह से ये जो है कैपिलरीज यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। कैपिलरीज का फंक्शन हुआ कि ये जो है न्यूट्रिएंट्स या जो भी मटेरियल्स है, फ्लूइड है, उसका ट्रांसपोर्टेशन ये करेगा और यहाँ से फिर इसको धीरे धीरे बड़ा मतलब होते होते ब्रांच जो है वो घटते जाएगा और फिर इसका जो है भेन, और भेन से फिर भेना कावा यहाँ पर ये पहुंच जाएगा और आर्टरी जो है वो एरोटा में जाके जुड़ जाएगा। तो हम लोग इसके बारे में फिर जब हार्ट में पढ़ेंगे तो फिर हम लोग इसका देखेंगे। और सर्कुलेटरी सिस्टम का ये जो है वो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट फिर हम लोग देखेंगे हार्ट के बारे में। तब तक के लिए अब धन्यवाद।